हेलो स्टूडेंट्स, दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। क्योंकि पिछली वीडियो में आपने देखा था इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार का होता है। मैंने बताया था इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, दूसरा होता है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, बता दिया था। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो हेडिंग डालेंगे सभी छात्र, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होते हैं इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, आइए जानते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है आपकी चालक की प्रकृति, नेचर ऑफ कंडक्टर। चालक की प्रकृति, चालक की प्रकृति का मतलब है चालकता। इसका मतलब जिस इलेक्ट्रोड की जिस इलेक्ट्रोड की चालकता जितनी अधिक होगी उसका इलेक्ट्रोड विभव भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं चांदी बहुत अच्छा चालक मानी जाती है। तो इसका मतलब चांदी का मानक अपचयन विभव, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, वो बहुत अधिक होता है। देखिए उदाहरण के तौर पर जैसे Zn2+ इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो Zn में बदल गया, इसका इलेक्ट्रोड होगा -0.76 वोल्ट और Cu2+ एरो टू यू इक्वल टू Cu, +0.34 वोल्ट। देखिए आप लोग देख रहे हैं कि ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, लेकिन डिफरेंस है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो जरूर कर रहे हैं दोनों लोग, ये भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तेजी से ग्रहण कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन स्लोली ग्रहण कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन तेजी से ग्रहण करता है वो है कॉपर, इसीलिए कॉपर का इलेक्ट्रोड धनात्मक है, अर्थात ज्यादा है। किससे? जिंक से। इसका मतलब कॉपर की विद्युत चालकता जिंक से ज्यादा होती है, इसीलिए घरों की वायरिंग में कॉपर का प्रयोग किया जाता है, तांबे का प्रयोग किया जाता है। तांबे की तार की वायरिंग हुआ करती है, क्योंकि जिंक की वायरिंग नहीं होती, क्योंकि इसकी चालकता अधिक होती है। ठीक है, इसी प्रकार चांदी चांदी क्या होता है, चांदी का इलेक्ट्रोड +0.80 वोल्ट होता है। तो इसका मतलब इससे भी, कॉपर से भी ज्यादा स्वचालक धातु कौन सी है? चांदी। तो चांदी का इलेक्ट्रोड बहुत अधिक होने के बाद इसका मतलब इसकी चालकता अधिक होगी। यस, लेकिन बेटा चांदी के तार कोई बना नहीं सकता, चांदी बहुत कॉस्टली होती है। चांदी के तार बनाए जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन चांदी बहुत कॉस्टली होने के कारण चांदी के तार नहीं बना पाते, कॉपर के तार बना सकते हैं। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई चालक की प्रकृति। तो आपको दिखाई दिया कि चालक की प्रकृति पर डिपेंड करता है कौन? इलेक्ट्रोड विभव। तो लिख लीजिए, जिस चालक की अर्थात इलेक्ट्रोड की चालकता अधिक होती है उसका इलेक्ट्रोड विभव भी अधिक होता है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग दूसरी है धातु आयनों की विलयन में सांद्रता। विलयन में सांद्रता का संबंध है गाढ़ापन। सांद्रता मीन्स गाढ़ापन, मतलब कहने का अर्थ, अगर इस छड़ को ऐसे किसी विलयन में डुबोएं जो बहुत ही गाढ़ा हो तो क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन या इसमें से जो भी आयन जाएंगे तो वो बहुत स्लो जा पाएंगे, क्योंकि गाढ़ा है, अर्थात भीड़ भाड़ है। भीड़ भाड़ में इलेक्ट्रॉन तेजी से चलेंगे कि स्लो चलेंगे? स्लो चलेंगे, तो धारा स्लो स्लो बहेगी, इसकी मतलब चालकता कम हो जाएगी। तो जब चालकता कम होगी तो इलेक्ट्रोड विभव भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब लिखिए, विलयन में अगर धातु आयनों की सांद्रता अधिक है तो इलेक्ट्रोड विभव कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कम हो जाता है। थर्ड लिखेंगे ताप का प्रभाव।
ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बेटा क्या होगा, इस छड़ का यदि हम ताप बढ़ा दें, तपाकर मतलब इसको गर्म करके अगर हम विलयन में डुबोएं, क्या करें, इसको अगर हम गर्म करके विलयन में अगर डुबो दें तो क्या होगा, इसकी चालकता बढ़ जाएगी। जब चालकता बढ़ जाएगी, विलयन में डुबो कर चालकता बढ़ेगी। वैसे तो चालकता आप जानते हैं धातुओं की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है, लेकिन जब इसको ताप बढ़ा के विलयन डुबो देंगे तब इसकी चालकता बढ़ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तेजी से गमन करने लगेंगे, किसमें, छड़ में, विलयन में जाने लगेंगे, चालकता बढ़ जाएगी। तो आप लिखेंगे कि ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड की विद्युत चालकता बढ़ जाएगी, जिसके कारण उसका इलेक्ट्रोड विभव भी बढ़ जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मानक, नेक्स्ट हेडिंग मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बेटा इंग्लिश इतना लिख नहीं सकते कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, आप समझ लो STANDRED, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको शॉर्टकट में SEP के नाम से भी जानते हैं। इसको व्यक्त करेंगे E की से, ठीक है, आगे देखेंगे कैसे व्यक्त करते हैं। तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, आपने पिछली वीडियो में आप लोगों ने देख लिया कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। अब इसमें मानक जुड़ गया है, इसका मतलब आपको मानक जोड़ के इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन लिख देनी है। तो इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन क्या बताई थी कि जब किसी इलेक्ट्रोड को अर्थात छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। वही डेफिनेशन सेम इसमें, बस थोड़ा सा अंतर है कि मानक इसमें जुड़ गया। तो मानक के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, देखिए 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी, एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, छड़ का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसको हम केल्विन में चेंज करते हैं तो 298 के हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपका एक एटीएम अर्थात एक वायुमंडल, इसका मतलब वायुमंडल होता है, दाब ले लेंगे, एक वायुमंडल दाब लेंगे, ठीक है। उसके बाद एटीएम का फुल फॉर्म बता देते हैं, एटीएम कहते हैं एटमॉस्फेयर, इसको हिंदी में कहते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल में किसकी वायु होती है और वायु का दबाव होता है, इसलिए वायु दाब बोलते हैं, ठीक है, एटीएम। अब तीसरी बात है इसमें, तीसरी बात है एक मोलर विलयन, एक मोलर विलयन सॉल्यूशन, ठीक है। एक मोलर का मतलब मोलरता, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक एम विलयन, मोलर विलयन को एम से व्यक्त कर सकते हैं तो एम भी लिख सकते हैं। मोलर का मतलब होता है, आप यूनिट नंबर 2 में आप समझते हैं मोलर किसे कहते हैं, मोलरता को कहते हैं। मोलर मतलब मोलरता, एकांक आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। उसको शॉर्ट संक्षिप्त में मोलर के नाम से जाना जाता है। ये मोलर होता है, लेकिन ये जानकारी बस होनी चाहिए, आपको परिभाषा रखनी नहीं, परिभाषा लिखनी है, बस इतना जरूरी है कि ये और ये 3 चीज़ें जाननी है। अब डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, तो सुनिए, 25 डिग्री सेंट, पहले इसको लिखेंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिखें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर तथा एक वायुमंडलीय दाब पर जब किसी धातु की छड़ को, छड़ हो गई, ये छड़ के लिए भी होता है, जब किसी धातु की छड़ को एक मोलर, किसमें, एक मोलर, इसका मतलब जो छड़ हम डुबो रहे हैं, इस छड़ के लिए आप 25 डिग्री सी का प्रयोग करेंगे और एक
ATM का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें जो डुबो रहे हो वो आपका 1 मोलर है। क्या है? 1 एम बिलियन डुबोते हैं। तो इसमें डुबोएंगे 1 एम बिलियन में। किसको डुबोएंगे? इस क्षण को। तो डेफिनेशन बनेगी, देखिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर तथा एक वायुमंडलीय दाब पर जब किसी धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रता के विलयन में, ये सांद्रता है, 1 मोलर सांद्रता के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य, और विलयन में होते हैं आयन। क्या होते हैं बेटा विलयन में? आयन। तो आप विलयन के मध्य बोल सकते हो, विलयन के आयनों के मध्य भी बोल सकते हैं। छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जिसे मानक इलेक्ट्रोड, ये आप बना सकते हैं इस टाइप से। ये थोड़ा सा बना लो, लेकिन समझ में अच्छा आ जाता है। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। ये तीर ऐसे बना के उसका डेफिनेटिव को तो सब अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे छड़ का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लिखिए इसके आगे लिखें, इसे E0 से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं? E0 से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। चूंकि ये विभव है, तो इसका मात्रक वोल्ट होगा। तो लेकिन इसका मात्रक वोल्ट होता है, हिंदी में वोल्ट कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है। अब जानते हैं बेटा, जैसे इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है, उसी प्रकार मानक इलेक्ट्रोड विभव भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव बड़ा लग रहा है इसलिए विभव बोल दें, मानक ऑक्सीकरण विभव। एक होता है मानक अपचयन विभव। ठीक है, इलेक्ट्रोड ही लगा दिया, बड़ा हो जाता इसलिए। एक है मानक ऑक्सीकरण विभव, एक है मानक अपचयन विभव। तो इसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी, बस समझना है मानक ऑक्सीकरण विभव क्या है, क्योंकि आपको लिखा चुके हैं। बस फर्क इतना है कि जब इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण, इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो आपके ऊपर है कैसे लिखेंगे, कि जब इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा होता है, तब उसे मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। ऑक्सीकरण क्रिया मतलब इलेक्ट्रॉन देता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। ऐसे Zn = 2e + Zn2+। ठीक है, तो इसको किससे व्यक्त करेंगे? E0 से। तो इसका इलेक्ट्रोड कितना होता है? इसका इलेक्ट्रोड, चूंकि इसका इलेक्ट्रोड होगा +0.76 वोल्ट। आप समझने की कोशिश करें, यहाँ बहुत जल्दी है समझना, आगे फिर बताएंगे चिन्ह पर पार्टी में इलेक्ट्रोड का चिन्ह कैसे लगाते हैं, ये प्लस कैसे आया, माइनस कैसे आया, बस इतना समझने के लिए। इलेक्ट्रॉन त्याग रही है क्षण, तो इसका इलेक्ट्रोड क्या था? पॉजिटिव। और मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन क्या है? जब इलेक्ट्रोड विभव अपचयन क्रिया के द्वारा निर्धारित होता है, तब उसे मानक अपचयन विभव कहते हैं। अपचयन विभव में क्या होता है कि Zn2+, मैंने बताया अपचयन के लिए आयन होने चाहिए। ठीक है, ऑक्सीकरण के लिए 0 होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना, अर्थात उसके ऊपर आवेश नहीं होगा ऑक्सीकरण। मानक अपचयन के लिए प्लस बहुत जरूरी है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं, तो ये बन जाता है Zn। अब आप देख रहे हैं कि ये जो अभिक्रिया, इससे इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है तो इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब है पॉजिटिव इस समय निगेटिव हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा -0.76 वोल्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई? अपचयन विभव, इसका मतलब ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं।
लेकिन मानों में डिफरेंस नहीं होता, मान वही होते हैं, जो ऑक्सीकरण विभव का मान होगा वही मानक अपचयन विभव का मान होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, अब हेडिंग डालेंगे। हेडिंग क्या समझना है, हेडिंग नहीं लिखना नहीं, अगर चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आपकी इच्छा, हेडिंग डाल सकते हो। क्या है कि इलेक्ट्रोड विभव की चिन्ह पर पाटी, किसकी, इलेक्ट्रोड विभव की, इलेक्ट्रोड विभव की चिन्ह परिपाटी। इलेक्ट्रोड का चिन्ह कैसे निरूपित करते हैं, देखिए दो चीजें आवश्यक हैं, इसी को ध्यान रखिए कि जो मानक ऑक्सीकरण विभव होता है, मानक अपचयन विभव लिखिए, मानक अपचयन विभव जो होता है उसी को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मानक अपचयन विभव ही मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। ठीक है, इसका अंतर प्लस मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो प्लस मानक इलेक्ट्रोड विभव। दूसरा है कि मानक अपचयन विभव, इसे परंतु लिख सकते हैं, दूसरे में परंतु भी लिख सकते हैं, मानक अपचयन विभव सदैव मानक ऑक्सीकरण विभव के विपरीत होता है। कैसा होता है, विपरीत, विपरीत के लिए माइनस का चिन्ह लगा दिया, कैसा होता है, विपरीत होता है, यहाँ माइनस लगा दिया। मानक अपचयन विभव मानक ऑक्सीकरण विभव के सदैव नेगेटिव होता है। अगर ये मानक अपचयन विभव पॉजिटिव है, अगर ये मानक अपचयन विभव कैसा है, अगर मानक अपचयन विभव आपका पॉजिटिव आ रहा है, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव प्लस 0.76 वोल्ट आ रहा है, मान लीजिए, तो मानक अपचयन विभव कितना होगा, यहाँ आप लिखेंगे अपचयन, और यहाँ आप लिखेंगे ऑक्सीकरण, तो मानक ऑक्सीकरण विभव क्या आ जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह क्योंकि माइनस आ जाएगा, ये प्लस तो ये उल्टा हो जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से हम चिन्ह को लगाते हैं। आइए अब हम जानेंगे जो हमने आपको पहली वीडियो में सबसे पहले शुरुआती लेसन में आपको बताया था कि विद्युत सेल। अब आपको समझ में आने वाला है कि विद्युत सेल क्या होता है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। तो अब हेडिंग डालेंगे सभी छात्र, विद्युत सेल। इसको बेसिक कन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज हमने आपको पहले दे दी है, अब आपको विद्युत सेल समझ में बहुत अच्छा आने वाला है। तो डालेंगे हेडिंग विद्युत सेल, या विद्युत सेल जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, विद्युत सेल क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वह युक्ति डिवाइस, जिसे डिवाइस कहते हैं, DEVIC, इंग्लिश में युक्ति को डिवाइस कहते हैं। तो लिखेंगे वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। इसके लिए दो चीजें की मैंने बताया विद्युत सेल के लिए, विद्युत ऊर्जा को किसे बदल देती है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हुई, वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है, अथवा देखिए आगे, अथवा रासायनिक ऊर्जा को पुनः विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, तो ऐसी युक्ति विद्युत सेल कहलाती है। विद्युत सेल कहलाती है। ठीक है, ये चित्र बना लिया तो थोड़ा समझ में अच्छा आ जाता है। आगे लिखेंगे, देखिए अब जैसे लिख लो, जैसे घड़ी का सेल
ठीक है, कॉमा लेग लांसे सेल, जैसे घड़ी का सेल लेग लांसे सेल होता है, लेग लांसे सेल बोलते हैं, इसको शुष्क सेल भी कहते हैं, शुष्क सेल, इसका आविष्कार शुष्क लेग लांसे ने किया था, इसलिए इसको लेग लांसे सेल के नाम से भी जानते हैं। और भी बहुत सारे सेल होते हैं, ठीक है। अब लिखें, विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला हेडिंग डालेंगे, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, और दूसरा है आपका विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है। तो हेडिंग के तौर पे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे विद्युत अपघटनी सेल। लिखिए, वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को, वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, उन्हें विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। अब विद्युत अपघटनी सेल कैसे होते हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप चाहें तो चित्र बना भी सकते हैं। ये होता है आपका विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल के लिए एक ही सेल का प्रयोग करते हैं, मतलब एक पात्र लेते हैं, उस पात्र के अंदर, एक ही पात्र के अंदर दो इलेक्ट्रोड हो जाते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड अलग होगा और ये इलेक्ट्रोड अलग होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड अलग है, एक को हम ले लेते हैं पॉजिटिव और एक को हम ले लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। इसमें पॉजिटिव वाले को कहते हैं एनोड और इसमें नेगेटिव वाले को कहते हैं कैथोड। अब जब हमने एनोड कैथोड लिया है तो क्या होगा, इसके अंदर हम ये जो छड़ें हैं दोनों छड़ें, इसके अंदर हमने वैद्युत अपघट्य भर दिया। क्या भर दिया? ये भरा है डॉट डॉट काला काला, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य। इसके अंदर हम वैद्युत अपघट्य भर देंगे, ठीक है। जब हम वैद्युत अपघट्य इसके अंदर भर देंगे तब इन दोनों को ले जाकर हम तार से कनेक्ट कर देंगे। किससे? इन दोनों को ले जाकर हम तार से कनेक्ट कर देंगे और बिजली लगा देंगे। तो क्या होगा, इसमें विद्युत अपघटन होगा, इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से विद्युत अपघटन होगा। विद्युत अपघटन होगा तो हो सकता है कि इसके अंदर छोटे छोटे बुलबुले उठने लगे। छोटे छोटे बुलबुले होते हैं, चिपकने हैं, छड़ से चिपक भी सकते हैं, ऊपर भी उठ सकते हैं, ऐसे बुलबुले ऊपर भी आ सकते हैं। इसका मतलब इसमें केमिकली रिएक्शन होंगी, बुलबुले उठ रहे हैं, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। किसकी वजह से? विद्युत धारा डालने की वजह से। इसमें जब विद्युत धारा भेज रहे हैं तब इसके अंदर केमिकल चेंज हो रहा है। तो कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा को ये बदल रहा है रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल चेंज में, ठीक है। इसलिए इस सेल का उपयोग अधिकांशतः विद्युत लेपन में करते हैं, धातुओं के निष्कर्षण में इसका प्रयोग करते हैं, इस सेल का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये इस टाइप का होता है। तो एक ही सेल के अंदर दोनों होती हैं, इसको हम विद्युत अपघटनी सेल के नाम से जानते हैं। ये चित्र बना लीजिए तो इसकी विशेषताएं आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएंगी। चित्र बना लीजिए ऐसे समझने के लिए, ये हटा लीजिए, बस ऐसा बना लीजिए। एनोड कैथोड ये भी लिख देना। बेटा एक चीज़ खास है कि ये छड़ किसी दूसरे की होगी। ये छड़ हो सकता है जिंक की हो और ये छड़ हो सकता है कॉपर की हो, मतलब अलग अलग छड़ें होनी चाहिए, सेम छड़ नहीं होनी चाहिए। आपने इसको प्रयोग घर पे भी आप कर सकते हैं। आप कैसे घर पे कैसे करेंगे? मान लीजिए आपके घर में जिंक की छड़ है, जिंक की छड़, आप अपने जिंक की छड़ कहाँ है? तो मैं बताइए, जब आप सेल खोलते हो, सेल जो घड़ी वाला सेल, उसको खोलना, उसकी जो परत होती है, कवच होता है ऊपर, आपने देखा मतलब बादल का जो कलर होता है उसी टाइप का थोड़ा सा कलर होता है, वो ऊपर की लोहे जैसा होता है, वो आपका जिंक होता है, उसको ले लो। और कॉपर का तो आपके पास मिल ही जाएगा, उनको उस जिंक को उसकी थोड़ी पतली पतली छड़ें बना लीजिए। अगर मार्केट से मिल जाए तो ले लीजिए, नहीं तो आप घर पे भी कर सकते हैं। उन छड़ों को नमक के बिल में डुबो देना,
किसके? नमक के। नमक के विलय में डुबो कर देखना, फिर थोड़ी देर बाद उनको तारों से कनेक्ट करना, फिर आप चाक के देखना तो कि इसके अंदर प्रॉपर्टीज आ जाएगी, इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा नमकीन हो जाए। इसका मतलब ये तार जो होते हैं, ये छड़ें हैं, होती हल्की नमकीन हो जाएंगे। लेकिन अगर इनको तारों से कनेक्ट कर दें तो इसमें क्या होगा? बुलबुले उठेंगे, हल्के फुल्के बुलबुले उठेंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर विद्युत धारा जा रही, जिसकी वजह से उसके अंदर केमिकली प्रॉपर्टीज हो रही, केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन की वजह से बुलबुले उठना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग इसीलिए विद्युत लेपन में, विद्युत चीज़ों में, विद्युत उपकरण में इसका प्रयोग करते हैं अधिकांशतः। इसीलिए इसका उपयोग अधिकांशतः फिजिक्स में ज़्यादा करते हैं, केमिस्ट्री में कम करते हैं। केमिस्ट्री के लिए अगला वाला सेल लिखाएंगे, वो रासायनिक सेल, वो केमिस्ट्री प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे विद्युत अपघटनीय सेल की विशेषताएं। विद्युत अपघटनीय सेल की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेल क्या होती हैं? नंबर 1, विशेषताएं आपके सामने दिखाई दे रही हैं, इससे विशेषताएं अच्छी तैयार हो जाएंगी। क्या क्या? पहला, इसमें लिखते जाएं, इसमें धन ध्रुव एनोड का कार्य करता है, जिस पर ऑक्सीकरण होता है। लिखते जाएं। तथा दूसरा, तथा ऋण ध्रुव, ऋण सिरा कैथोड का कार्य करता है, जिस पर अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ये इलेक्ट्रॉन देता है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो बुलबुले उठेंगे वो कैसे कैसे होंगे? ये प्लस के अंदर, अगर इसके अंदर जो आयन है, वैद्युत अपघट्य के जो आयन है, उस वैद्युत अपघट्य का आयन अगर प्लस है, अगर उसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो वो हमेशा निगेटिव आयन की, निगेटिव चार्ज की ओर चलेगा, क्योंकि प्लस हमेशा माइनस की ओर जाता है और माइनस हमेशा प्लस की ओर दौड़ता है। हमेशा एक दूसरी चीज़ें जो है विपरीत आवेश की ओर चलती है। और माइनस अगर इसके ऊपर बाई चांस माइनस चार्ज है, तो वो किसकी ओर चलेगा? प्लस की ओर। तो इसलिए इनमें बुलबुले, बबल्स उठते हैं। तो दूसरा पॉइंट है आपका, इसमें बाहरी स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। मतलब इसमें विद्युत धारा भेजते हैं, इससे विद्युत धारा बनती नहीं है। विद्युत धारा बनती है वो सेल हम अगले टर्म में आपको सिखाएंगे, अभी इतना ही समझिए। इससे धारा लिखिए, इसमें बाहरी स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। बाहरी स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। नंबर 3 लिखेंगे, तब इसमें रेडॉक्स अक्रिया संपन्न होती है। तब लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तब इसमें रेडॉक्स अक्रिया संपन्न होती है। तीसरा लिखेंगे, इस सेल में दोनों इलेक्ट्रोड, मतलब दो छड़ें इलेक्ट्रोड में, इस सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में डूबे रहते हैं। दोनों सेल जो हैं, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में डूबे रहते हैं। 5वां लिखेंगे, इस सेल में लवण सेतु का कोई कार्य नहीं होता। लवण सेतु का कोई कार्य नहीं होता। ठीक है, अब देखिए, अब इसका, इस सेल का उपयोग लिख लीजिए, डाल लीजिए हेडिंग, इस सेल का उपयोग लिख लीजिए। देखिए, इस सेल का उपयोग विद्युत लेपन में और धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ इसके अंदर रिएक्शन कैसे होती है। लिखनी नहीं है वो रिएक्शन, लेकिन थोड़ा समझ लेना रिएक्शन आखिर होती कैसे बिजली का इसके अंदर बिजली के द्वारा विद्युत अपघटन होने लगता है, कैसे केमिकल रिएक्शन होने लगती है। तो थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। जैसे मान लो इसमें आपने नमक भर दिया, इस वैद्युत अपघट्य का नाम क्या है? नमक। मान लीजिए नमक भर दिया, आप कोई भर सकते, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो इसमें आपने वैद्युत अपघट्य भर दिया। जब इसके अंदर वैद्युत अपघट्य आपने भरा तो क्या होगा? जैसे इसमें विद्युत धारा बहेगी तो ये इलेक्ट्रोलाइट अपने आयनों में टूट जाएगा, ये इलेक्ट्रोलाइट अपने आयनों में अलग हो जाएगा, Na+ हो जाएगा और Cl- हो जाएगा। ठीक है,
इसका मतलब जब ये अलग होगा तो ये एक्वस में बदल जाएगा। एक्वस फॉर्म मैंने बताया था जलीय बोलते हैं, और ये भी जलीय बदल जाएगा। ठीक है, इस समय ये सॉलिड है, नमक है, और ये बदल जाएगा। फिर क्या होगा, होगा क्या कि इसके अंदर Na+ भी आ जाएगा और Cl- भी आ जाएगा। तो क्या होगा, ये Na+, मैंने अभी बताया प्लस वाला किधर की हो जाता है, कैथोड की। तो Na+ हमेशा कैथोड की ओर चलेगा और Cl- हमेशा किसकी ओर चलेगा, एनोड की ओर चलेगा। तो इसका मतलब एनोड पर मैंने बताया था कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण। तो इस पर ऑक्सीकरण क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कैसे होगी देखिए, तो आप जानेंगे, मतलब समझने के लिए एनोड मैंने लिख दिया। एनोड पर क्या हुआ, एनोड पर कौन आ रहा है बेटा, एनोड पर आप देख रहे हैं माइनस आ रहा है, ये माइनस, ये भी रहा माइनस, माइनस आ रहा है। इसका मतलब Cl- इसके पास आएगा। अब Cl- आएगा तो आप लोग देख रहे हैं ऑक्सीकरण हो रहा है। इस पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दान करेगा। और बात सही है, इसके ऊपर माइनस है, मैंने कल ही बताया था, अगली वीडियो में बताया था कि इसके ऊपर माइनस है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट करेगा, एक माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो किस में बदल जाएगा, Cl में बदल जाएगा। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इस पर माइनस था, वो इलेक्ट्रॉन इसने माइनस को फेंक दिया। जब इसने माइनस फेंक दिया तो इस गंजा हो गया, मतलब जीरो आ गया। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। अगर इसके पास बाई चांस दो माइनस होते तो दो माइनस में से एक इलेक्ट्रॉन, एक माइनस अगर त्याग देता तो इसके पास एक त्याग दिया, एक कम हो गया दो में से, तो एक इलेक्ट्रॉन बचता। ठीक है, लेकिन चूंकि इसके पास एक माइनस है और एक इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो क्या बन गया, उदासीन हो गया। फिर क्या होगा, यही Cl आपस में जुड़कर परमाणु परमाणु आपस में जुड़कर अणु बना लेंगे, अणु क्लोरीन गैस का निर्माण कर लेंगे। ये इस प्रकार क्लोरीन गैस निर्माण हो जाएगा, किस पर, एनोड पर। ठीक है, इस प्रकार ये रिएक्शन हुआ करती है। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं सर आपने Cl दो बार क्यों लिख लिया, कि मैंने आपको बता दूं बेटा, Cl एक गैस है और वो भी दो परमाणु गैस है, दो परमाणुओं से मिलकर बनती है, इसलिए आपको Cl को दोबारा लेना पड़ेगा। अगर ये एक परमाणु होता तो मैं यहीं छोड़ देता। आप जानते हैं, तो ये तो गैस है, सभी जानते हैं, तो इसलिए Cl के साथ Cl डबल लगा दिया तो 2Cl। आप डबल ना लगाना चाहें तो इसको आप हटा के आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2Cl- ले लो तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए और दो इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन इसको यहाँ ना लिख के ऐसे लिखा जाता है, बन गई गैस। आप ऐसे भी रिएक्शन को लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कैथोड। अब आप कैथोड देखें, कैथोड कैसा है, निगेटिव है ना, और निगेटिव है तो इस पर क्या जाएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव कौन है, पॉजिटिव कौन है बेटा, Na+। तो Na+ इसके पास जाएगा तो इस पे आएगा Na+। अब आप देख रहे हैं इसमें पॉजिटिव है, और पॉजिटिव केमिस्ट्री का रूल है, केमिस्ट्री में जिसके ऊपर प्लस होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, गरीब होता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन लेगा, गरीब तो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, इलेक्ट्रॉन जिसने त्यागे हैं, जिसने इलेक्ट्रॉन फेंके हैं वो इलेक्ट्रॉन ये लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, दो इलेक्ट्रॉन, तो ये दो इलेक्ट्रॉन ही इसके अंदर लेगा। ठीक है, अब ये नियम है कि दो माइनस है तो यहाँ दो प्लस होने, ये दो माइनस होते हैं इसका मल्टीप्लाई मानते हैं बेटा, तो दो माइनस अगर है तो यहाँ दो प्लस होने चाहिए। दो प्लस होंगे कब, जब इस पे हम दो का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन गया। तो आप जानते हैं 2+2- मतलब प्लस के दो और माइनस के दो कितना हो गया, जीरो। इसका मतलब Na का जीरो आ जाएगा और दो जैसे का तैसा। तो इस तरह से जीरो लिखा नहीं जाता, तो Na पर सोडियम क्षेपित हो जाएगा। इसका मतलब इसमें ऐसी रिएक्शन होगी, बुलबुले उठ रहे हैं किसके, क्लोरीन गैस के, तो क्लोरीन गैस इसके ऊपर उठेगी। अगर नमक का विलयन भर देंगे तो, और किसी दूसरे का विलयन आप भरते हैं तो उसमें दूसरी गैस बनेगी। लेकिन मैंने नमक का विलयन भरा तो नमक का सॉल्यूशन भरा तो नमक की गैस में एथोड, जो एनोड है, इस एनोड से कौन सी गैस, क्लोरीन गैस मुक्त होगी। और इसमें कैथोड की तरफ क्या होगा, कैथोड सोडियम धातु है, सॉलिड है, गैस तो है नहीं, जो उड़ तो नहीं पाएगा, नीचे ऐसे करके इकट्ठा हो जाएगा, कौन, सोडियम, किस पर, कैथोड पर, ऐसे कैथोड पर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही समझेंगे। अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको विद्युत रासायन सेल के बारे में बताएंगे। उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। धन्यवाद।